Yes, we were on this page. This was the last part. As you can see, here in this diagram, we have tried to show the relationship between two approaches. Nothing is different. Both approaches give us the same conclusion that equilibrium will get decided where AD or AS are equal to each other or saving and investment are equal to each other. ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया था काम. Now, I told you on that day this diagram. Now you please see very carefully this concept of aggregate supply. तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं नीचे, here we are writing employment, income, output, slash लगा के, all these three things mean the same term या they refer to the same meaning. Now इसका meaning क्या है? Meaning is this कि जो employment है, जितना कोई लोगों को काम मिलता है, जैसे मान लो 10 लाख लोग हैं, उनको काम मिला, उन्होंने 100 करोड़ के इक्वल इनकम जनरेट की, प्रोडक्शन बनाई. 20 लाख लोगों को काम मिला तो 200 करोड़ के इक्वल मान लीजिए उन्होंने आउटपुट जनरेट की, इनकम जनरेट की, एक प्रपोर्शन में, एक गिवन प्रपोर्शन में. ऑन एन एवरेज जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस इन द सेम मैनर, ऑन एन एवरेज आउटपुट भी उसी प्रपोर्शन में इंक्रीज करता है. नाउ ऑन द अदर साइड वी ऑल्सो से दिस थिंग कि जो एग्रीगेट सप्लाई होता है दैट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, 1 ईयर में वट एवर टोटल थिंग्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई. अगर फिजिकल टर्म्स में हम लोग कहते हैं कितने चेयर बने, कितने पेन बने, कितने स्कूटर बने, कितने कार, कितने जहाज, कितने सो मेनी थिंग्स आर देयर. तो फिजिकल टर्म्स में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू असेस अ गिवन वैल्यू बिकॉज ईच कमोडिटी इज डिफरेंट इन इट्स फिजिकल नेचर. कोई छोटे साइज़ की है, कोई बड़े साइज़ की है, कोई किसी का प्राइस कम है, किसी का ज़्यादा है. तो चीज़ों के जो कंपैरेटिव इंपॉर्टेंस होती है वो कंपैरेटिवली मतलब दैट इज़ डिफरेंट. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम देन हाउ डू वी असेस टोटल, कैसे पता चले कि कितनी वैल्यू का सामान बना है. तो क्या कर दिया जाता है, द सेम फिजिकल प्रोडक्शन इज फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू मनी टर्म्स. जैसे जीडीपी निकालते हैं ना, हर एक चीज़ का पर यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय इट्स क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. ऐसे जितना भी टोटल प्रोडक्शन हैज़ टेकन प्लेस सबकी मनी वैल्यू निकाल ली जाती है. दैट इज़ कॉल्ड, उसी को चाहे हम कह दें इन अदर वर्ड्स जीडीपी, या उसी को हम कह देते हैं टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन. मान लो हम कह दें 100 करोड़ ऑफ प्रोडक्शन, तो इसका मतलब 100 करोड़ रुपए के बराबर का सामान बनाया गया है, प्रोड्यूस किया गया है. दैट इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, रुपयों में कन्वर्ट कर देना. ऐसे इन द सेम वे ईच कंट्री कन्वर्ट्स द फिजिकल वैल्यू इनटू मनी वैल्यू. हर कंट्री में यही होता है. तो उस फिर वो जो मनी है, जितने भी करोड़ या वट एवर अमाउंट, जितनी भी वैल्यू का वो सामान बना है, तो वो वैल्यू किसके पास जाएगी? दैट वैल्यू अल्टीमेटली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द factors which have helped in the production of that commodity. And which are those factors? Rent, land, labor, capital, organizer. And in which form does it get distributed? पूरा जो मनी बना है, हमारा इनकम बनी है या एग्रीगेट सप्लाई है, दैट गेट्स डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, ये पहले भी हो चुका है बट स्टिल इट हैज़ सम इम्पोर्टेंस. तो अब कहने का मीनिंग ये है कि जैसे जैसे तो इकोनॉमी के अंदर जब तक ऑल द पीपल दे हैव नॉट गॉट एम्प्लॉयमेंट, एज यू कैन सी हियर, मतलब कुछ लोग हैं, जितनी भी टोटल लेबर सप्लाई है जो काम करना चाहते हैं, जब तक तो लोगों को अभी काम मिल रहा है, एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब और लेबर और लेबर और लेबर काम कर रही है, अभी सबको काम नहीं मिला, तो क्या होता है उसके प्रोपोर्शनेटली तो एग्रीगेट सप्लाई विल इंक्रीज. भी जितने भी नए लोगों को काम पे लगाएंगे ऑब्वियसली दे विल ऑल्सो प्रोड्यूस समथिंग, खाली तो नहीं बैठेंगे ना, दे विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, तो वो भी कुछ प्रोडक्शन करेंगे. इसका मतलब ये एग्रीगेट सप्लाई की जो लाइन है दैट इज इंक्रीजिंग. मीनिंग इज कि भाई जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करती है उसके अकॉर्डिंगली गिवन प्रपोर्शन में टोटल प्रोडक्शन एग्रीगेट सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज. ठीक है, ये एल का मतलब लेबर. ठीक, अच्छा, नाउ वट डू वी सी एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड. मान लो भी लोगों को काम मिल रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, और लोगों को काम मिल रहा है, सप्लाई स्टिल इंक्रीजिंग. नाउ अल्टीमेटली मान लीजिए टोटल कंट्री के अंदर इतने लोग हैं जो काम करना चाहते हैं ना, टोटल लेबर सप्लाई इतनी है, जो लेबर फोर्स है OL. अब मान लो इतने ही लोग हैं, सभी को काम मिल गया, ऑल हैव गॉट एम्प्लॉयमेंट. अब क्या होगा, सब लोग सब मिलके जो कुछ भी टोटल प्रोडक्शन कर सकते हैं, नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग अप टू दिस लेवल, यहाँ तक आ गए. इससे ज़्यादा मान लो हम 50 लोग हैं, तो 50 को ही काम मिल गया, तो एट द मोस्ट जितना बना सकते हैं 50 लोग वो बना रहे हैं. दैट मीन्स एट दिस पॉइंट, आफ्टर कमिंग टू दिस पॉइंट, एग्रीगेट सप्लाई विल नॉट इंक्रीज.
क्यों नहीं इंक्रीज करेगी? क्योंकि और कितना का कर लेंगे, जितने थे, जितनी पूरी मशीनरी थी, जितने लोग थे, सबने मिलके अपना मैक्सिमम दे दिया, तो मैक्सिमम इतनी ही प्रोडक्शन हो सकती है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, ये यहाँ पर, यहाँ नीचे हम एग्रीगेट सप्लाई को, इनकम को ही लेते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट को भी दिखा रहे हैं प्रोपोर्शनेटली एज वेल एज आउटपुट ऑल्सो। तो इतनी ही आउटपुट हो सकती है मैक्सिमम पॉसिबल। आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, एग्रीगेट सप्लाई बिकम्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट का मतलब ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग नहीं, कांस्टेंट इन विद रेफरेंस टू ये एक्स एक्सिस। लेबर के तौर पे कहें तो हम कहेंगे ओएल लेबर, चीज़ों के तौर पे कहें तो मान लो हम यहाँ कहते हैं कि 100 चीज़ें ही बनाई जा सकती थी बाय एम्प्लॉइंग ओएल लेबर, ठीक। तो ये 100 चीज़ें ही बनेंगी, उससे ज़्यादा नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? बिकॉज नाउ ऑल द रिसोर्सेज हैव बीन फुली यूटिलाइज्ड। अभी कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है, सब चीज़ें अच्छे से यूटिलाइज हो रही हैं रिसोर्सेज, तो और प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। तो व्हाट हैपन्स व्हेन ऑल द रिसोर्सेज दे गेट फुल एम्प्लॉयमेंट या दे आर फुली एम्प्लॉयड, then after that point, after reaching this point, aggregate supply becomes constant and this line becomes parallel to y axis. constant इसकी रेफरेंस में, x axis की रेफरेंस में भी इतनी ही प्रोडक्शन हो सकती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। दैट इज वाई आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम सेपरेटली। एज यू कैन सी इट इज रिटन हियर, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट और इनकम। जितनी जितनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी उतना ही आउटपुट बढ़ेगा, और आउटपुट को ही मनी टर्म्स में कह दें तो उसी चीज़ को हम लोग इनकम कह देते हैं, ठीक है। तो प्रपोर्शन है, डायरेक्ट रिलेशन में दोनों चीज़ें इंक्रीज करती हैं। बट व्हेन फुल एम्प्लॉयमेंट टेक्स प्लेस, देन व्हाट हैपन्स, एग्रीगेट सप्लाई बिकम्स कांस्टेंट, मतलब और प्रोडक्शन नहीं की जा सकती क्योंकि सारे ही फैक्टर्स अच्छे से लगा दिए गए हैं। एवरीथिंग इज बीइंग फुली यूटिलाइज्ड, कोई मिसयूज नहीं हो रहा, कोई लेस यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, ऑप्टिमल यूज हो रही है, ठीक। तो बस आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन यू टू दिस पॉइंट। नाउ इन आवर बुक, इन रादर मोस्ट ऑफ द बुक्स, क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट हम करते हैं ये अपवर्ड राइजिंग पार्ट को ही स्टडी करते हैं। आपने जितने भी देखे होंगे डायग्राम, ये सारे वी आर शोइंग ओनली दिस पार्ट, जो ये अपवर्ड मूविंग पार्ट है। इसके बाद की क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है तो इस करके दैट इज़ नॉट शोन, ठीक है। बट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी हैव टू डू, उसके लिए वी नीड दिस पार्ट, इसकी हमें रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन एक्सप्लेन। सो ऑल्दो इट इज़ नॉट गिवन इन द बुक, बट आई वॉन्ट यू टू लेटर ऑन, अभी तो आप सुन लो, लेटर ऑन यू प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम प्रॉपरली इन द बुक ऑल्सो, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। आफ्टर दैट नाउ यू कैन सी इन द बुक कि जो केन्स है, केन्स के पहले जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मतलब जो पुराने ओल्ड इकोनॉमिस्ट थे, तो देयर व्यू पॉइंट वाज कि भी देयर इज ऑलवेज लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जितने लोग हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, सब यूटिलाइज हो रहे हैं, एवरीबडी इज वर्किंग, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। और इक्विलिब्रियम लेवल जब भी होता है, मतलब वेन एवर ए डी इज इक्वल टू ए एस, तो एट दैट पॉइंट देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट। बट जो केन्स है, प्रोफेसर केन्स, ही हैज गिवन सम न्यू कॉन्सेप्ट। ही इज सेइंग कि भी जो इक्वालिटी बिटवीन ए डी एंड ए एस है वो कहीं पर भी हो सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट व्हेन बोथ दीज थिंग्स आर इक्वल, ए डी ए एस, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट। देयर कैन बी अदर सिचुएशंस ऑल्सो। Now what can be those other situations? So I have written here, there are three possibilities of equilibrium level according to Keynes. तीन तरह की सिचुएशन में AD और AS इक्वल हो सकते हैं। Now what are those? First is called full employment equilibrium situation. Second is called underemployment. Third is called over full employment. Over या beyond भी लिखा होता है in some books, BEYOND, beyond full employment, मतलब उसके बाद, ठीक। Now let us try to understand what is meant by all these. Let us take first one, full employment equilibrium, ठीक है। मतलब तीनों सिचुएशंस में AD AS इक्वल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट ही होगा, मतलब ऑल थ्री सिचुएशंस आर पॉसिबल। अब जो फर्स्ट वन है फुल एम्प्लॉयमेंट, अब इसमें क्या है, नाउ यू प्लीज सी इन योर बुक, दिस डायग्राम इज गिवन, ठीक है। आप देख लो, एक मिनट, मैं बच्चों को भी देख लूँ समझ भी आ रहा है कि नहीं। क्लियर बेटे? वंदना, इशिता, दिव्यांशी, समझ आ रहा है बेटे? ठीक है। सो नाउ इन द बुक दिस डायग्राम, वेरी राइट, दिस डायग्राम इज गिवन, ठीक। तो आई हैव ड्रॉन बोथ द डायग्राम्स। In case of full employment, what is being said कि that it is that situation, as you can read, it refers to that situation when AD/AS is equal at full employment level. मतलब wherever these two things become equal to each other, at that time there is full employment level in the economy.
ये इसका मीनिंग है, ठीक। अच्छा, अब जब हम इस डायग्राम में देखते हैं, ये वाला डायग्राम विच इज गिवन इन द बुक, तो इक्वल तो यहाँ पर हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम वाले में भी वी हैव डन द सेम डायग्राम, बट अब हमें ये नहीं पता है कि यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट की इंडिकेशन कैसे हो, वी आर नॉट एबल टू नो, हमें नहीं पता चल रहा है, ठीक। तो इस करके दैट इज वाई आई हैव ड्रॉन अनदर डायग्राम, ये वाला जो और करके बना दिया ना, इसके ऊपर आप टिक लगाना बेटर होगा इफ वी ड्रॉ दिस डायग्राम। बाद में आप अपनी बुक पे भी करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर इफ वी मेक यूज ऑफ दिस शेप ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, ये वाला जो भी पीछे दिखाया था ना, ये अपवर्ड मूव करता है, जब सारे लोगों को काम मिल गया तो देन एएस बिकम्स कांस्टेंट। ये अपवर्ड जाने का मतलब कि बस बन गई, जितना बनना था बना लिया और हो ही नहीं सकता है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो टर्निंग पॉइंट है, ठीक है, एंगुलर पॉइंट। अब हमारी जो एडी है, if it passes from, AD की सेम ही शेप है जैसे पहले किया, सेम। नाउ इफ अवर एग्रीगेट डिमांड लाइन passes from this point, ये वाला जो टर्निंग पॉइंट है जहाँ सब लोगों को काम मिल गया है, ठीक। तो if equilibrium takes place at this point, then that type of equilibrium is called full employment equilibrium. Are you getting my point? यहाँ पर आके हमें ये वाले पॉइंट पे ही पता चलता है कि सब लोगों को काम मिल चुका है, all are fully employed. But I hope you remember, fully employed होने के साथ साथ still we have already done कि full employment situation में भी there can be some chances of frictional as well as structural unemployment. That is there. फुल का मतलब ये नहीं कि अगर 100 लोग हैं तो 100 के 100 ही बिजी हैं, ऐसा नहीं, मतलब इकोनॉमिकली जो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, तो दैट इज अकरिंग एट दिस पॉइंट. सो इफ अवर एग्रीगेट डिमांड लाइन passes from this point, तो then it becomes equal to AS at this E point. So E point will be called the point of full employment equilibrium. ठीक है, तो बजाय ये डायग्राम बनाने के वी शुड ड्रॉ दिस डायग्राम, ये वाला आपने करना है, ठीक। सो बस इसका ब्रीफ मीनिंग ही है, टर्म्स के मीनिंग्स है, मीनिंग एंड डायग्राम। तो केन्स के अकॉर्डिंग की भी ये एक, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज कि अगर दोनों इक्वल हैं तो हो सकता है कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, मतलब ठीक। अब दूसरा क्या हो सकता है, व्हाट एल्स कैन बी पॉसिबल। नाउ सेकंड सिचुएशन, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब इसमें क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज दैट इक्विलिब्रियम व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड। मतलब एडी और एएस तो इक्वल हैं, इक्विलिब्रियम तो इट इज टेकिंग प्लेस, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उस सिचुएशन में सब लोगों को काम नहीं मिला हुआ है, लोगों का मतलब रिसोर्सेज आर, सम ऑफ द रिसोर्सेज आर अनएम्प्लॉयड, इक्वालिटी इज टेकिंग प्लेस बिटवीन एडी एएस, बट उस सिचुएशन में भी कुछ लोगों को काम नहीं मिला हुआ है, सम रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। नाउ लेट अस सी हाउ इज इट पॉसिबल। तो अब क्या करेंगे, फर्स्टली हमें वही डायग्राम, यही वाला ड्रॉ करना है, ये वाला फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, ठीक है। ये बन गई हमारी ये वाली अपवर्ड मूविंग लाइन, ये एएस की लाइन, ये देन बिकमिंग कांस्टेंट एएस और वाई की लाइन, देन वी हैव टू पास वन एग्रीगेट डिमांड लाइन फ्रॉम दिस ई पॉइंट, ठीक। ई के साथ ना मैंने ये नीचे थोड़ा सा छोटा सा करके सब्सक्राइब कर दिया, एफ लिख दिया अपने आप को समझाने के लिए। ई एफ का मतलब कि दिस इज द इक्विलिब्रियम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक। यहाँ लिखना है, आप लिख भी सकते हो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और ये यहाँ लिखा एडी, एडी के नीचे एफ इज रिटन, एफ का मतलब दिस इज ओनली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अपने आप को हमें क्लैरिटी हो जाए। हेयर एफ का मतलब कि ये जो एग्रीगेट डिमांड है, इट इज, दिस डिमांड इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होती तो ये डिमांड होनी थी, एग्रीगेट डिमांड होनी थी। तो अब ये तो हमारा सेम ही पॉइंट है विच वी हैव डन ऑलरेडी हेयर, पहले किया जो फुल एम्प्लॉयमेंट वाला। अब जो सेकंड हमारा ये कॉन्सेप्ट चल रहा है केन्स के अकॉर्डिंग कि अगर कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, इफ दिस एग्रीगेट डिमांड इज नॉट देयर, अगर नहीं है तो, ठीक है, कंपेयर, मतलब ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि भी अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन दिस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ डिमांड, इसकी बजाय कम है, तो कम होने का मतलब कि ये डिमांड इससे नीचे होगी, ज़्यादा होने का मतलब ऊपर होगी और कम होने का मतलब नीचे होगी, ऑब्वियसली वैल्यू कम होगी तो लाइन भी नीचे आएगी। तो मान लीजिए ये हमारी अंडर एम्प्लॉयमेंट की एग्रीगेट डिमांड, ये वाली लाइन है एडीयू, एडीयू मीन्स एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक, मतलब पहले से कम है। ये एफ यू नहीं भी लिखना, आपकी मर्जी, नो प्रॉब्लम। अब कम है, पहले से कम है, तो अब क्या होता है, नाउ लेट अस सी वेयर दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, एडी एंड एएस, नाउ दे आर कटिंग ईच अदर एट दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट। इक्वालिटी यहाँ भी हो रही है, अब आप ध्यान से देखो, 2 points we are getting where this equality is taking place,
एक तो एट दिस पॉइंट के ऊपर ADAS इक्वल, एक एट दिस पॉइंट ADAS इक्वल, ठीक है। तो यहाँ जो इक्वालिटी है दैट इज इंडिकेटिंग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बट ये वाली जो इक्वालिटी है ADAS की, equilibrium is there, but this equilibrium will be known as under employment equilibrium. एरो लगा के यहाँ लिखना भी हो तो आप थोड़ा सा यहाँ करके आप एरो लगा के भी लिख सकते हो, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्यों अंडर एम्प्लॉयमेंट है? नाउ लेट अस सी। अब आप देखो रियल मतलब आइडियल सिचुएशन ये है, कोई भी इकोनॉमी वुड लाइक टू बी इन दिस सिचुएशन, बट इन रियलिटी वो सिचुएशन नहीं है। जैसे ऐसे समझो आप अभी बैठे हो, आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो, आप कहते हो कि मैंने बहुत हार्ड वर्क करना है, मैंने 100 में से 100 मार्क्स लेने हैं, आपका टारगेट है 100 में से 100 मार्क्स लेने का। आइडियल हुआ नहीं है, आइडियल है, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट, ये आइडियल सिचुएशन कि भी एक सारे लोगों को काम मिले, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चले, आइडियल सिचुएशन। बट इन रियलिटी यू अपीयर इन पेपर, आपके नंबर आते हैं मान लो 50 या 60 नंबर आते हैं, 60 मार्क्स आते हैं, इसका मतलब यू आर फॉलिंग बिफोर योर डिजायर्ड टारगेट। आप यहाँ नहीं पहुंचे, यू जस्ट रिमेन्ड हेयर ओनली, आप 60 ही ले पाए। इन स्पाइट ऑफ योर एफर्ट्स यू कुड बी एबल टू गेट ओनली 60 मार्क्स। अपने पूरे जोर लगा के आपके मान लो कह रही हूँ, ठीक है, तो ये आपके 60 है, इसका मतलब यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ दीज 40 मार्क्स। आपके 40 नंबर अभी आपके बचे हैं जो आप लेना चाहते थे, बट यू कुड नॉट अचीव, ठीक। तो सेम थिंग इज हियर कि भाई इस सिचुएशन में व्हेन दिस इक्वालिटी इज टेकिंग प्लेस, तो इकोनॉमी के अंदर लेबर तो है टोटल OL1 के इक्वल, रिसोर्सेज तो इतने हैं अवेलेबल, बट हाउ मेनी रिसोर्सेज आर एक्चुअली गेटिंग वर्क एट दिस लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम? ओनली OL, यहाँ O लिख लेना है, OL, ठीक है। 100 में से सिर्फ 40 लोगों को ही काम मिल रहा है, 100 में से 20 लोगों को काम मिल रहा है। अभी इतने लोग जो है, ये डिफरेंस, ये L एंड L1 का डिफरेंस, दिस डिफरेंस इज शोइंग कि देयर इज स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। लोग ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनकी यूटिलाइजेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस। क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज इकोनॉमी के अंदर लेवल ऑफ डिमांड कम है, ठीक है। मतलब प्रोड्यूसर्स तो बना सकते हैं, लोग भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, बट क्यों नहीं प्रोडक्शन हो रही? क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है। आई थिंक मैंने एक दिन पहले भी बोला था कि दोनों कॉन्सेप्ट, ये AD और AS में जो मोर एक्टिव रोल है ना, दैट इज बीइंग प्लेड बाय एग्रीगेट डिमांड। उसके बढ़ने घटने से चीज़ें टेक प्लेस करती हैं। AS तो ठीक है, जितनी है प्रोडक्शन वो तो उतनी ही हो जानी है, बट एग्रीगेट डिमांड मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। जैसे अभी दिवाली है, मान लो अभी ये डिसीज़ के करके बहुत सारे लोगों का काम खराब हुआ है या अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, काम नहीं चल रहे हैं। अब जितनी शॉपिंग हम पहले पिछले साल या उसके पहले दिवाली वाले दिनों में करते थे, हो सकता है इस बार उतनी ना करें, क्योंकि इनकम लेवल थोड़ा सा कम हुआ है प्रॉब्लम के करके, है ना। तो इसका मतलब कैपेसिटी तो है, काम तो हो सकता है, बट लोगों की डिमांड कम है। अब लोग ही नहीं जाएंगे तो मार्केट्स में शॉपकीपर्स को भी इतना उत्साह नहीं होगा कि ज़्यादा काम करे, ज़्यादा सामान रखे, क्योंकि लोग नहीं आ रहे हैं, ठीक। तो सेम थिंग इज हेयर कि भी एग्रीगेट डिमांड कम है, तो उसके करके ये L1 इक्वल जो लेबर है वो अभी भी अनएम्प्लॉयड है, उसको काम नहीं मिल रहा है, मीन्स रिसोर्सेज आर अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इक्वल टू दिस पार्ट, ये जो एरो लगा के इंडिकेट किया है, ठीक। ऐसी सिचुएशन हो इकोनॉमी के अंदर तो हम कहेंगे कि भाई इक्विलिब्रियम तो है, बट कहाँ पर है? बिफोर द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये आपने मतलब ये शब्द आपके आने चाहिए बीच में, क्योंकि इसी के रेफरेंस में हमारी बात चल रही है, ठीक है जी। आई होप नाउ इट इज क्वाइट क्लियर। कई बार आपको लगता होगा मैं ज़रूरत से ज़्यादा बोल देती हूँ, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स नाइसली, बिकॉज इन योर नेक्स्ट क्लासेज व्हेन यू गो टू कॉलेज ऑल्सो, तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। 5-10 मिनट ज़्यादा भी लगे कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ द लास्ट सिचुएशन, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ओवर मतलब बाद में, बियॉन्ड। अब अगेन फर्स्ट तो हमने वही बना देना है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये वाला जैसे पहले बनाया, ये EF फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, AS एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट हो गई, जितना बन सकता था बना लिया, ये AD फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की। अब नाउ अनदर सिचुएशन कि अब मान लीजिए नाउ एग्रीगेट डिमांड हैज इंक्रीज्ड मोर, जैसे पहले कम दिखाई थी अब ज़्यादा दिखा देनी है। तो जब ज़्यादा दिखाएंगे तो ऑब्वियसली दिस AD लाइन इट विल शिफ्ट अपवर्ड, है ना। पहले से ज़्यादा कोई चीज़ दिखाना हो तो अपवर्ड मूवमेंट होगी, तो ये पहले से ज़्यादा होगी, ऊपर दिखा देनी है लाइन, एग्रीगेट डिमांड एट, कुछ भी लिख लो यहाँ पर, मैंने मुझे दिख ही नहीं रहा क्या लिखा है, वट एवर इज देयर, ठीक है। आई थिंक इट इज ओ लिखा हुआ है, ADO का मतलब ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट।
आप कुछ भी लिख सकते हो, आपने अपने आप समझना, एनीथिंग कैन, एनी पॉइंट कैन बी रिटन, मतलब ये फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा डिमांड है, ठीक। नाउ वेयर इज इक्विलिब्रियम टेकिंग प्लेस एट दिस E1 पॉइंट, ये था EF फुल एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम। अब आपने यहाँ पर कुछ भी अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर दो, E1 लिख दिया मान लो। तो अब ये जो E1 का इक्विलिब्रियम है, नाउ व्हाट डज इट शो, इट शोज दैट AD एंड AS आर इक्वल बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मतलब उसके भी ऊपर चले गए हैं, और जितनी भी फुल एम्प्लॉयमेंट थी उससे ऊपर के लेवल के ऊपर, हायर लेवल के ऊपर इक्विलिब्रियम हैज टेकन प्लेस। तो इफ दिस सिचुएशन इज देयर, देन देयर इज, इट इज कॉल्ड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। नाउ यू सी वेरी केयरफुली, अगर ये सिचुएशन हो, व्हाट डज इट शो, कि भाई सप्लाई तो जितनी है उतनी ही है, कांस्टेंट, इतने लोग थे, सभी लोग काम कर रहे हैं, मैक्सिमम जो भी वो बना सकते थे दे आर प्रोड्यूसिंग, और प्रोडक्शन हो नहीं सकती, बट व्हाट इज हैपनिंग, लोगों की डिमांड इज इंक्रीजिंग, लोग ज़्यादा जा रहे हैं, पीपल आर गोइंग मोर टू मार्केट्स टू बाय मोर, उनकी डिमांड बढ़ गई है। अब आप सोच के देखो एक मिनट के लिए, अगर आप ज़्यादा लोग जाते हैं मार्केट्स में तो व्हाट विल हैपन, दुकानों पे जो सामान पड़ा है क्या वो इंक्रीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जितना था उतना तो पहले ही बना लिया, और सामान बन नहीं सकता। और लोगों को काम दिया जा सकता है? नहीं दे सकते, क्योंकि जितने थे सबको पहले ही ऑलरेडी दे आर केप्ट बिजी, सबको काम मिल चुका है। नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल हैव इफेक्ट ऑन प्राइसेस, कीमतें बढ़ेंगी। जब आप देखो बाज़ारों में, मार्केट्स में लोग ज़्यादा जाए, सामान है नहीं, और एग्रीगेट डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है ऑन द प्राइस लेवल, जिसको हम आम बोलचाल में इन्फ्लेशन बोलते हैं ना, महंगाई हो जाती है। तो कब होती है, जब सामान तो उतने के उतने ही हैं, काम जितना मिलना था मिल गया लोगों को, मैक्सिमम जितना प्रोडक्शन हो सकती थी दैट इज़ टेकिंग प्लेस, बट फिर भी लोग डिमांड कर ही जा रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा कि एट दैट टाइम नॉर्मली प्राइसेस विल इंक्रीज। Now why do those prices will increase? Because there is excess of demand. ये excess है, इतनी डिमांड ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ड्यू टू दिस एक्सेस, ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड हो रही है, ड्यू टू दिस एक्सेस ऑफ डिमांड व्हाट विल हैपन, देयर विल बी इन्फ्लेशन, देयर विल बी राइज इन प्राइस लेवल। और ये प्राइस लेवल क्यों बढ़ा है, किसी और रीजन के करके नहीं, दिस प्राइस लेवल हैज इंक्रीज्ड ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ डिमांड, एक्सेस ऑफ डिमांड, ठीक है जी। तो मैंने ये ऐसे छोटा सा करके लिख दिया, आउटपुट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, क्या इंक्रीज होगा, सिर्फ प्राइसेस विल इंक्रीज, ठीक है। दिस इज द दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक। तो अब आपने इसमें से, ये इतनी कहानियां लंबी चौड़ी नहीं करनी है, ये अपने समझने के लिए था। करना क्या है, मीनिंग, डायग्राम, और छोटा सा उसका 2-3 लाइन्स में एक्सप्लेनेशन, बस दिस मच इज टू बी डन। एंड आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कई बार हम कॉपी पे बना लेते हैं एंड एट द टाइम ऑफ रिवीजन वी फॉरगेट कि कौन सा करेक्ट डायग्राम था। तो बेटर होगा इफ़ यू ड्रॉ दीज करेक्ट डायग्राम्स इन द बुक विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। आप जैसे भी आप मैनेज कर सको अपना स्पेस तो वो कर लेना, ताकि पेपर में यू वुड बी एबल टू रिकॉल ऑल दीज थिंग्स, ठीक है जी। सो विद दिस, उसके बाद एक ये दिया हुआ है शॉर्ट रन फिक्स्ड प्राइस एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट, और उसके नीचे दिया है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट अंडर फिक्स्ड प्राइस मॉडल। प्लीज इसको डिलीट कर दीजिए, इट इज नॉट देयर, नॉट रिक्वायर्ड। और जो कुछ भी इसमें है वो वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग, वो चीज़ें बीच में ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो नो नीड टू लर्न इट सेपरेटली, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या लिखा है, हमें समझ नहीं आया। यू कैन रीड, पढ़ने में कोई नहीं, आप इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन, बट एज सच इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर पेपर, फाइनल पेपर, ठीक है। जो कुछ भी इसके अंदर जिस्ट है दैट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर एंड देयर, वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है जी। सो इसको आप कट करके, नाउ लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल पार्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नॉर्मली इसमें से एक आधा न्यूमेरिकल या 1 मार्क का क्वेश्चन ऑब्वियसली ये हमेशा ही आता है, सो वी विल स्टार्ट दिस कॉन्सेप्ट। अब इसका मीनिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग वी ऑलरेडी नो, एडिशन टू टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन भी कह देते हैं या इन्वेस्टमेंट भी कह देते हैं। अब इसका मीनिंग ये है कि केन्स के अकॉर्डिंग जब भी कोई इन्वेस्टमेंट इज मेड, इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस, तो देयर कम्स ए चेंज इन इनकम लेवल। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि कुछ ना कुछ देयर कम्स अ चेंज इन द इनकम लेवल। कोई भी आदमी दुनिया में, गवर्नमेंट को छोड़ दे, नॉर्मली बाकी के लोग, हम सारे ही व्हेनेवर वी डिसाइड टू इन्वेस्ट, तो हमारा एक मेन टारगेट होता है कि हमें क्या मिलेगा।
अगर मैं पैसे लगा रहा हूँ काम में रिस्क उठा के तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मतलब हर कोई ये सोचता है। ठीक, तो जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नॉर्मली हम ऐसे ही कामों में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश होती है हमारी जहाँ पे हमें प्रॉफिट हो, जहाँ पे हमारी इनकम बढ़े। और आम तौर पे ज़्यादातर लोग जो है वो ज़्यादा खतरा नहीं उठाते, ये नहीं सोचते कि मैं अपना पैसा ऐसे काम में लगाऊं कि मेरा मनी डूब जाए, घाटा ही पड़ जाए, कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता। तो नॉर्मली व्हाट हैपन्स कि जब भी इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि इनकम इंक्रीजेज। अब वो इनकम कितने गुना इंक्रीज होती है, कितने मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होती है, जितनी भी हमने इन्वेस्टमेंट की उसके रिजल्ट के तौर पे, उसके रिजल्टेंटली हाउ मच इंक्रीज इन अवर इनकम टेक्स प्लेस, तो दैट नंबर ऑफ टाइम्स दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब मल्टीपल टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल आपने या मैंने किसी काम में 100 रुपीज इन्वेस्ट किए और जब इन्वेस्ट कर दिए काम बढ़िया चला हमारा, मान लो बाद में हमें 600 रुपये की इनकम हुई, तो हम बड़े खुश होंगे कि 100 रुपये लगाए थे, देखो मेरी 600 रुपये इनकम होगी। तो कितने गुना इनकम इंक्रीज हुई, 6 टाइम्स, 6 इंटू 100, 6 गुना बढ़ गई हमारी इनकम। तो वो जो 6 नंबर आया हमारे पास, दैट इज कॉल्ड दिस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। Simply, investment multiplier means the number of times our income increases due to a given increase in the investment level. कि एक गिवन इंक्रीज करने के बदले हमारी इनकम कितने गुना बढ़ती है, कितने टाइम्स राइज करती है, इंक्रीज करती है, जितने भी टाइम्स, जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो इंक्रीज करती है, दैट नंबर ऑफ टाइम इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय दिस अल्फाबेट के। के का मतलब कैपिटल नहीं है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिखा हो तो के मीन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक, तो ये वैसे मैंने डेफिनेशन लिख दिया, वही बोला मैंने। एन इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम मेनी मोर टाइम्स, नॉर्मली ज़्यादा ही होती है। और दैट मीन्स मल्टीप्लायर टेल्स हाउ मेनी टाइम्स इनकम इंक्रीजेज ड्यू टू ए गिवन इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, ये आगे 400 का एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं है देना, आप कुछ भी एग्जाम्पल बना लो। 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की और आपकी इनकम बढ़ गई, इंक्रीज होके हो गई 10,000, तो कितने गुना बढ़ गई, 10 टाइम्स, तो आपका मल्टीप्लायर आ जाएगा 10। ठीक है, जितने भी गुना इंक्रीज होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है इसका, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, अब बार बार इन्वेस्टमेंट वर्ड ना भी बोला जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्सेप्ट हमारा यही है, इतना लंबा बोला नहीं जाता तो सीधा मल्टीप्लायर भी कह देते हैं। तो मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डेल्टा मतलब चेंज इन इनकम, वाई मीन्स इनकम, ये आई का मतलब कैपिटल आई, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक जी, इसको आप सर्कल कर लेना, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। एक वन मेथड, और भी मेथड्स हैं इसको निकालने के, बट ये मेन है। तो और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसी को ट्रांसलेट कर ले, ऐसे भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड मल्टीप्लायर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसका है कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशन, देयर इज पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, दोनों के बीच में, दोनों एक ही साइड पे चलते हैं, दोनों जैसे बोलते हैं ना, पक्के भाई बहन है, भाई बहन नहीं, दोनों भाई भाई है। ठीक है, या दोनों बहनें हैं, एक ही दिशा में जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, कभी भी एक दूसरे को छोड़ते नहीं। ठीक, अगर एमपीसी ज़्यादा है तो मल्टीप्लायर कहेगा कि मैं भी ज़्यादा हो जाऊंगा, अगर एमपीसी कम है तो मल्टीप्लायर कहेगा नहीं मैं भी कम हो जाना है, मैंने तुम्हारे बिना नहीं रहना है। जिधर जाएगी ये एमपीसी उधर ही जाएगा ये मल्टीप्लायर। ठीक है, तो हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, लोअर द वैल्यू ऑफ एमपीसी, लोअर या लेसर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ये भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देयर इज डायरेक्ट रिलेशन। अब इसका कारण क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड द रीजन। कोई अगर कोई रिलेशन होता है तो उसके पीछे कोई रीजन भी होना चाहिए। लॉजिकली विदाउट रीजन तो इकोनॉमिक्स में वी डोंट स्टडी एनीथिंग। ठीक है जी, अब इसका मीनिंग ये है कि ये क्यों होता है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में वी ऑल पीपल, चाहे हमें देखने में लगे और ना लगे, बट वी ऑल द पीपल इन द इकोनॉमी, इन द सिस्टम, वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम सारे ही एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन बिकम्स द इनकम ऑफ अदर पर्सन। अब वैसे इसको आप समझो, जैसे स्कूल लगते हैं, रिसेस होती है, सारे ऑल चिल्ड्रन दे वेट फॉर रिसेस, कब रिसेस हो, कब थोड़ी सी आराम मिले हमें, है ना। तो रिसेस में अपना टिफ़िन भी खा लेते हैं, उसके बाद घर से कुछ मनी भी लेके आए हैं,
देन ऑल चिल्ड्रन दे रश टू द कैंटीन, वहाँ भी जाके कुछ खा पी लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आप तो जाते हो, आपने वहाँ जाके पैसे खर्च कर दिए, दैट खर्च इज नोन एज योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आपके तो पैसे खर्च हो गए, बट दैट एक्सपेंडिचर ऑफ योर्स स्टूडेंट्स, दैट विल बिकम द इनकम ऑफ दैट कैंटीन पर्सन, उसकी तो इनकम होगी, वो तो बड़े खुश होंगे, और बच्चे आए और बच्चे आए, क्योंकि आपका खर्चा विल बी देयर इनकम, ठीक। अच्छा, अब वो जो उनको पैसे मिले रिसेस के बाद, उन्होंने कैलकुलेट कर लिया, सारा खुश हो गए, नाउ इज इट पॉसिबल कि वो सारे पैसे बचा के रख ले, खर्चने ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, अगले दिन के लिए भी तो उन्होंने सामान लाना है, नेक्स्ट डे भी तो बच्चों ने आना है, दे ऑल्सो नीड टू स्पेंड, वो क्या करेंगे, अब वो अपने पैसे, वो जो भी उन्होंने अर्न किया, अब शाम को जाके वो नेक्स्ट डे के लिए भी सामान लाना है, दे विल ऑल्सो स्पेंड। अब वो जो कैंटीन पर्सन मार्केट में जाके जहाँ भी स्पेंड करेंगे, अब वो हो जाएगा उनका एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उन्होंने जहाँ से जाके सामान परचेज किया है, उस तीसरे पर्सन की हो जाएगी वो इनकम, ठीक है। यही होता है ना, हमारा खर्चा इज द इनकम ऑफ अदर पर्सन। अब वो पर्सन ने भी वो पैसे बचा के नहीं रख सकता, क्योंकि उसने भी कोई जो भी सामान है तो खर्चे तो करने ही पड़ते हैं, अब वो पर्सन भी आगे कहीं जाके खर्च करेगा, तो उसका खर्च इज इक्वल टू द इनकम ऑफ थर्ड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन का खर्चा इज इक्वल टू इनकम ऑफ सम फोर्थ पर्सन, एंड दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग। आपने एक कहावत सुनी होगी ना, आम बोलचाल में बोलते हैं, मनी चेंजेस हैंड्स, पैसे एक हाथ में टिकते नहीं है, आम ही हम घरों पे बोल देते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि खर्च तो करने ही होते हैं, तो एक हाथ में ना टिकने का मतलब है कि भाई एक दूसरे को दे देता है, दूसरे के हाथ से पैसे थर्ड को चले जाते हैं, और यही वही पैसे घूमते रहते हैं, ठीक। तो वही हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि जो ये एमपीसी है, अब वो इनकम कितनी इंक्रीज होगी सेकेंड पर्सन की, दैट डिपेंड्स अपॉन द एमपीसी ऑफ फर्स्ट पर्सन। जैसे आप मान लो कैंटीन में जाके, अगर तो आपका खुला खर्च करने की आदत है, आप ज़्यादा खर्च करते हो, आपकी एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है, आपकी टेंडेंसी ज़्यादा है खर्चने की, तो क्या होगा, कैंटीन वाले की भी इनकम ज़्यादा होगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप थोड़ा सा हाथ टाइट रखते हो, नहीं मैंने ज़्यादा खर्चा नहीं करना, योर एमपीसी इज़ लेस, तो क्या होगा, उस कैंटीन वाले अंकल की, उनकी भी जो इनकम है वो कम होगी। मतलब आपकी एमपीसी के ऊपर, आपकी खर्चने की टेंडेंसी के ऊपर दूसरे पर्सन की इनकम डिपेंड कर रही है। आप कम खर्च करोगे तो अगले की कैसे इनकम बढ़ेगी, आप ज़्यादा करोगे तो ऑब्वियसली उसकी इनकम बढ़ेगी। सो दैट मीन्स कि जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन अवर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमारी एडिशनल इनकम में से कितना हम खर्च करते हैं, तो आप उसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ लाइक हियर आई हैव ट्राई टू मेक दिस फ्लो चार्ट टाइप, लाइक इफ देयर इज increase in investment expenditure, तो इट गिव्स बर्थ टू, आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट कि क्या है सारे का मतलब, कि जब भी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड, तो क्या होता है, अब कोई भी मान लो रोड कंस्ट्रक्शन है, कोई फैक्ट्री में कुछ काम में पैसे लगाए हैं, तो वो क्या होगा, जहाँ से मशीन खरीदी उसके पास चले जाएंगे, फिर उस मशीन की हेल्प से कुछ प्रोडक्शन होगी, तो इट विल गिव सम एम्प्लॉयमेंट टू सम पीपल। इन्वेस्टमेंट कभी अपने आप तो नहीं ना काम करेगी, कोई लोगों को भी साथ में लगाना पड़ेगा, तो ह्यूमन बींग्स की लेबर का रोल ज़्यादा है यहाँ पे। तो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज की जाती है, तो इट विल प्रोवाइड, इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट, दूसरे लोगों के लिए काम पैदा होगा, कोई ना कोई लोगों को लगाना पड़ेगा, इट विल गिव बर्थ टू एम्प्लॉयमेंट या गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। व्हेन पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट, तो वो फ्री में तो काम नहीं करते हैं, in return of their work, in return of their services, what will they get, they will get some income। काम मिलने के बाद काम करते हैं, it is leading to, ये एरो का मतलब leading to gives income, मतलब लोगों को इनकम मिली, काम मिला, किसी ने इन्वेस्टमेंट की, उसके करके दूसरे लोगों को काम मिला, जिनको काम मिला बदले में उनको इनकम मिली, ठीक है। इनकम मिलती है तो फिर घर जाके उसको खर्च भी करते हैं, इट विल लीड टू इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जब उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, तो देन इट लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ अदर पीपल, ठीक है। ये हमने यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट तो यही है ना हमारा, इन्वेस्टमेंट उसके साथ जोड़ना है कि कैसे होता है। तो जब भी एक न्यू इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस इन द इकोनॉमी, it gives birth to many employment opportunities, many people get work, after doing work they get income, after getting income they spend money, how much do they spend, that depends upon their marginal propensity to consume, so whatever they spend, whatever they consume, that becomes the income of some other people, and in the same manner this process keeps on going। तो कहीं भी इनकम जाके रुकेगी नहीं, क्योंकि हर एक ने कुछ ना कुछ खर्च करना ही होता है। सो चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू चेंज इन इनकम,
that leads to change in consumption, again it leads to change in income, and ये keeps on going, यही चलता रहता है, सारे सब इकोनॉमी में यही काम चलता रहता है, ठीक है। सो दिस इज अवर कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे, अभी टाइम इज ओवर, ठीक है। तो आज आपने इतना पढ़ के रखना है। आई विल सेंड द पिक्स ऑफ अप टू दिस पेज, तो आपने डायग्राम वगैरह वो सारे ध्यान से ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है जी। सो विद दिस आई वॉन्ट टू थैंक टू बी हियर। लेट मी सी कौन कौन से बच्चे थे, आज तो थोड़े ही बच्चे हैं। ओनली डेडिकेटेड गर्ल्स आर देयर, वेरी गुड, वेरी